एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे थे आलो अंधारी। आलो अंधारी जिसकी राइटर है बेबी हालदार। तो क्या आपको पता है पेज नंबर कौन सा था? 43 पेज नंबर पे लास्ट 3 लाइन से स्टार्ट करना है। ओके, मतलब लास्ट पेज से नहीं करेंगे, उस पैराग्राफ से ही करेंगे। ये था शायद, साथ उसकी बात में अनसुनी। यही था ना पैराग्राफ? यस सर। यही था। ओके ओके। साथ उसकी बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती, जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। सातों ने क्या कहा था? तू तो बस पढ़ती लिखती रहा कर। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मैं इनके घर में काम करने वाली हूँ और ये बोल रहे हैं तू पढ़ती लिखती रहा कर? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? घर में और भी इंसान है जो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? मैं नहीं रखूंगी तो अगर मैं पढ़ना लिखना शुरू कर दूंगी, फुल टाइम पढ़ना लिखना शुरू कर दूंगी, तो फिर उनका कामकाज कैसे होगा? उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? तो उनकी बातों को मैं अनसुनी कर देती, जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। ऐसे उन्होंने कह दिया कि लिखते पढ़ते रह गए। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही। अर्जुन दा कौन है? अर्जुन दा कौन है? तातुस के बेटे। तातुस के बेटे, वेरी गुड। और रमन दा और सुखदीप दा? ये तातुस के बेटे के दोस्त है। मतलब अर्जुन दा के दोस्त है, वेरी गुड। उनके बंधु समित दा, रजत दा और राहुल दा। मतलब इनके भी और यार दोस्त हैं, समित दा, रजत दा, राहुल दा। जितने भी ये पात्र आ रहे हैं ना, इनका नाम तो अंडरलाइन कर लेना थोड़ा बहुत इधर उधर। अगर पूरी जानकारी दे रखी है भाई उनका बेटा है, ये उनके बंधु हैं, उनके दोस्त हैं, तो इन बातों को जरूर अंडरलाइन कर लेना। काफी घर में आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा ही व्यवहार करते थे। कहने का मतलब मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही करते थे वे सब भी। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़कर किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी? ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़कर किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी? भाई मेरा फर्ज बनता है उनके खाने पीने का ध्यान रखूं। एक दिन भूल से तातुस की बात मानकर दिल्ली में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड हो गया। यहां तक शायद हमने देख लिया था ना। रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा करके रख दिया खाने की प्लेट को। और भूख के मारे रमन दा, जो अर्जुन दा का दोस्त था ना, वो बाहर से काम करके लौटा। भूख लग रही थी उसको जबरदस्त। कहते ना बेटा, भूख अर्थात पेट की आग बड़ी खतरनाक होती है, सबसे सर खतरनाक पेज की आग है ना। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा, पेज की स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो आनी चाहिए बेटा। बेटा और बच्चे बताएं, स्क्रीन शो हो रही है क्या? आ रही है सर। बेटा आपके पास में है, एक बार बैग बैग जाकर फिर आए वापस, आ जाएगी। आ गई क्या? जी सर। अच्छा ठीक है। सर हाँ बोलो। नहीं। ओके। हाँ तो मैं बता रहा था, पेट की जो आग होती है ना बेटा, बड़ी खतरनाक आग बताइए। तुलसीदास ने पेट की आग को सबसे खतरनाक आग कहा है। बोलते हैं आग तो और भी खतरनाक होती है, जैसे एक होती है जंगल की आग, उसको कहते हैं ना दावाग्नि। दावाग्नि कहते हैं या दावानल कहते हैं। एक आग होती है, उससे भी भयंकर आग होती है समुद्र की आग। समुद्र में आग लग जाए तो चारों ओर तबाही तबाही मच जाती है समुद्र के जीवों में। बड़ी खतरनाक आग लगती है। अब कैसे लगती है खैर देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन कहते हैं जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है समुद्र के अंदर, तेल वगैरह निकल जाता है जहाजों का, तो वो आग बड़ी खतरनाक लग जाती है, पूरे समुद्र में फैल जाती है वो आग। और
और फिर और तीसरी आग है जठराग्नि। जठर में आग लगती है, पेट में आग लगती है, अर्थात भूख वाली आग। जब भूख लगती है तो एक तरह से पेट में क्या लगती रहती है, आग जलती रहती है। और वो आग कहती है कि मेरे अंदर कुछ डाल ताकि मैं खाऊं पचाऊं उसको। और हम लोग उसको क्या कर देते हैं, पानी डालकर उस आग को क्या कर लेते हैं, बुझा देते हैं। और पानी डालते ही वो आग शांत हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि भोजन खाने से पहले हमें पानी नहीं पीना चाहिए और भोजन खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम पानी पीते हैं तो पेट की आग को ठंडा कर लेते हैं, फिर हमारा जो भोजन है वो सही से नहीं पचता है, फिर पेट में सड़ता रहता है। तो पेट की आग, ये पेट की आग ही रमणदा को परेशान कर रही थी। काम से लौटा, उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने के प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए, मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा करके रख दिया था। मैंने किसने, बेबी ने, क्योंकि रसोई का काम तो यही संभालती थी। तो उल्टा करके रख दिया था। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल ही नहीं किया कि प्लेट उल्टी है, सब सब्जियां उस पर ले ली, इसके ऊपर उल्टी प्लेट के ऊपर सब्जियां डाल ली। अब उल्टी प्लेट के ऊपर सब्जी कैसे डटेगी, बिखर जाएगी। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी, गाढ़ी गाढ़ी तरी वाली। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। जैसे देखा कि जो तरी है सब्जी का, जिसको अपन जोड़ बोल देते हैं, वो तो नीचे बिखर रहा है। ये क्या चक्कर है। वह खाना छोड़कर अवाक होकर, चौकन्ना होकर, भौचक्का होकर, बिना बोले ही चुपचाप अवाक उसे देखने लगा, ये क्या हो रहा है। और कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। उसे होश भी नहीं रहा, पेट की आग इतनी खतरनाक होती है। बोलते ना, सच्चे अर्थों में अगर हमें भूख लग रही है ना, तो बेटा ठंडी रोटी भी अमृत के समान लगती है। सूखी रोटी भी, सूखी बाजरे की रोटी भी इतनी स्वादिष्ट लगती है। कब, जब हमें वास्तव में भूख लगी होती है। और जब हमें भूख नहीं लगी होती ना, तो हमारे सामने कोई कितने बढ़िया बढ़िया कलाकंद ला के रख दो, हमें अच्छे नहीं लगते हैं और हम नखरे करते हैं, ये क्या बनाया है, वो क्या बनाया है। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी भोजन की बुराई मत करना। आपको जो भोजन मिलता है ना, उसमें कमियां कभी मत निकाला करो, कभी भी कमियां मत निकाला करो, उसकी बढ़ाई किया करो। वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा एकदम। हाँ, बहुत ही ज्यादा है भाई, कम नमक जैसे डालना है भूल गए घर वाले, तब तो खैर बताना ही है। और बताना, कमियां नहीं बतानी है, ले लेना है कि भाई नमक थोड़ा कम लग रहा है, वो चाहिए इस प्रकार से। ये नहीं कि ये क्या सब्जी बनाई है, नमक वमक नहीं है इसमें। इस प्रकार से कभी भोजन की जो बुराई है वो नहीं करनी चाहिए। चलो, ये तो प्रवचन हो गए। हाँ, तो वो हंसने लगा। समझ में आया कि वो तो उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच सोच कर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा क्यों, क्योंकि तातुस के पास में बैठी पढ़ाई लिखाई की बात कर रही थी। तातुस से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें करके हंस रहा है। तातुस बोले, और कौन है वहां। मैंने कहा, और तो कोई नहीं है वहां, और तो कोई है नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहां चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहे हैं। इतना देख कहकर मैं वहां से चली गई तातुस के पास से और देखी कि रमणदा अभी भी हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, अरे क्या हुआ रमणदा। वह कुछ नहीं, बस हंसता ही रहा, पेट पकड़ के हंस रहा था, जबरदस्त हंस रहा था, हंसी रुकी नहीं रही थी। अरे बताओ तो सही, मैंने पूछा क्या हुआ, बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी बेबी देखो देखो बेबी, मैं कैसे खा रहा हूं। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। और हंसने लग गए, हो ऐसे हंसने लग गया। वो भी हंसने लग गया, वो भी हंसने लग गई, वो भी हंसने लग गए और वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। सब लोगों का अंदाज अलग अलग होता है। मैंने कहा ना, सब लोगों का भूगोल अलग अलग होता है, चेहरे की बनावट अलग अलग होती है, रंग रूप अलग अलग होता है क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग सारी चीजें अलग अलग होती हैं।
हंसने का तरीका हम लोगों का अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ अलग टाइप से हंसते हैं, कुछ लोग अलग टाइप से हंसते हैं। तो हम लोगों की तरह नहीं थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा क्या? अरे मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है तेरे पास, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा क्या? है कितने दिन से उसकी चिट्ठी आई है, तुझे उसका जवाब नहीं देना क्या? मैंने कहा चिट्ठी, ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, अरे क्यों नहीं होगा, तुमसे जैसे बने वैसे लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। तेरे से जैसे लिखा जाए ना वैसे लिख, तेरे ऊपर कोई दबाव थोड़ी है, जैसे लिखा जाए वैसे लिख। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र लिखे। मतलब प्रेम पत्र तो बेबी ने भी लिखे हैं अपने टाइम में। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी क्या लिखूंगी, क्योंकि अब टाइम काफी लंबा हो गया, लिखने की आदत छूट गई। छठी सातवीं तक तो पढ़ी है, जो कहती है कि वो तो ना पढ़े के बराबर है, एक तरह से पढ़ा ना पढ़ा बराबर है छठी सातवीं तो अब मैं कैसे लिखूंगी, आदत छूट गई लिखने की। कितना गलत लिखूंगी कितना सही, इसका भी तो कोई अंदाजा नहीं है, ठिकाना नहीं है। मैंने तातुस से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी बताओ? तो तातुस बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, मुझे नहीं पता तू क्या बोलकर लिखेगी क्या बोलकर नहीं लिखेगी, ये तू खुद सोच। मैं उन्हें क्या बोलूंगी क्या बोलकर लिखूंगी? तातुस बोले, यह तुम ही सोचकर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। बस इतना ध्यान रखना, उसको बता दिया उम्र के हिसाब से कि वो मेरे से भी 1 वर्ष बड़े हैं। अब तो अंदाजा लगा रहे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैंने कहा मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू, जेठू हमारे यहाँ किसको कहा जाता है? जेठू बाबू साहब। हमारे यहाँ बाबूसा अर्थात पिता के बड़े भाई को, यही ना? यस सर। हाँ, पिता के बड़े भाई को हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ जेठू किसको कहा ताऊ जी जाता है? बोलते हैं हमारे आपको, ताऊ जी बोलते हैं आपके। ताऊ जी, हाँ हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं ताऊ जी, पिता के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं। पति के बड़े भाई को, खुशबू चौधरी ने सही बताया है, पति के बड़े भाई को जेठ जेठ कहते हैं, जेठू भी नहीं कहते, जेठ कहते हैं। जेठ का मतलब क्या होता है बेटा? जेठ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है? ज्येष्ठ होता है, ये सही से इसका जो नाम है वो है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ को बिगाड़ के हमने क्या कर दिया, जेठ बना दिया। और ज्येष्ठ का मतलब होता हमारे है अलग बड़ा। बोलते हैं सर। हाँ आपके अलग बोलते होंगे बेटा, आपके बोलते होंगे अलग, ठीक है? ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। हमने देखा होगा हिंदी महीने, जब मैं आपको बताए थे हिंदी महीनों के नाम बताया था, तो उसमें भी एक महीने का नाम था ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ जो महीना है उसका नाम ज्येष्ठ ही क्यों है? क्योंकि वो वास्तव में सबसे बड़ा होता है, वो महीना सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम क्या था, जेठ। चलो आगे। जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू का मतलब पिता का बड़ा भाई, क्योंकि तातुस बोलती थी नहीं, इनको यहाँ पे तातुस बोलती थी। अब तातुस एक तरह से यहाँ पे पिता को बोलते हैं। उसने कहा था ना मेरे बच्चे मेरे को तातुस बोलते हैं, तू भी तातुस बोल दिया कर। एक तरह से मतलब वो पापा को तातुस बोलते हैं, तो भी तातुस बोलते हैं, मतलब पापा ही बोल दे। तो अब पापा का या चाचा का बड़ा भाई क्या कहलाएगा? ताऊ जी। तो ताऊ जी को ये यहाँ पे इनकी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, जेठू। तो ये बोल रही है मैं तो उनको जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी बोलकर लिखो। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिख दी। प्रिय जेठू, है कैसे हैं आप? इस प्रकार से चिट्ठी लिखने का सिर पैर में जानती ही नहीं थी, कहां से शुरू करूं कहां पे एंड करूं। फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा, और ऐसे ही हम भी करना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई काम नहीं आ रहा तो अरे माँ के पेट से कौन सीख कर आता है? माँ के पेट से कोई सीख कर आता है क्या? सब यही सीखते हैं। गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, होने दो। इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलतियां कर करके तो हम सुधरते हैं, सीखते हैं। कोई आविष्कार ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट ही हो गया, बिना किसी गलती के हो गया कोई आविष्कार? अरे पता नहीं, हजारों बार गलतियां की थी तब जाकर वो आविष्कार हुआ था। अगर वो गलतियां ही नहीं होती ना तो वो आविष्कार ही नहीं होता किसी चीज का। किसी भी चीज का आविष्कार ले लो, अगर गलतियां नहीं होती तो शायद
उस चीज का आविष्कार ही नहीं होता। साइंटिस्ट लोग क्या करते रहते हैं, गलतियां तो करते रहते हैं रोज 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 रोज, नहीं तो पता नहीं अब तक क्या क्या बना देते अगर गलतियां ही नहीं होती तो। पता नहीं कितने सालों में जाकर उनका कोई आविष्कार सफल हो पाता है, कितने सालों में, कईयों की तो पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन उन गलतियों का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ सीखा नहीं, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता उन गलतियों से, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि बेटा इस तरीके से तो ये चीज नहीं बनेगी। गलतियां करने से उन्हें ये चीज सीखने को मिलती है कि इस तरीके से तो इस चीज का निर्माण बिल्कुल नहीं होगा। तो गलतियां करने से ही इंसान सीखता है। हमें कभी घबराना नहीं है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अब खैर जैसा मैं बोल रहा हूँ, जितना इजी बता रहा हूँ वैसा इजी है भी नहीं। रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग होता है इसको झेलना। हाँ, जैसे बन पड़ा लिखा, उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा। अब जेठू का जवाब आ गया मेरी चिट्ठी के जवाब में, मेरे से जैसे बना वैसे लिख दिया मैंने, भेज दी चिट्ठी। जेठू का जवाब आया, लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं, सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ की किताबों के बाजार गया था। वहां बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक को देख रहा था। मतलब वहां के लोग मछलियां ज्यादा खाते हैं, तो वो कह रहा है कि मछलियों की तरह किताब खरीद रहे थे वहां के लोग। समुद्री क्षेत्रों में ना लोग मछलियां ज्यादा खाते हैं। कोलकाता नदी के किनारे है, समुद्र के पास में पड़ता है, तो वहां पे लोग मछलियां वगैरह खाते हैं। तो कह रहा है कि मछलियों की तरह लोग किताबें खरीद रहे थे। और मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया। बेटा एक बार बताओ मेरे को, आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा ये बात बताओ कि जब स्क्रीन में ऊपर नीचे करना भूल जाता हूँ, आगे निकल जाता हूँ, तो आप खुद कर लेते हैं क्या अपने पास ऊपर नीचे? हम तो नहीं सर। बुक में देखते हैं। अच्छा बुक में देख रहे हो आप। ये स्क्रीन आगे पीछे थोड़ी होती है, मेरे करने पर ही होती है या आप भी कर सकते हैं? सर आप ही करने नहीं से सर, सर हम जूम कर अच्छा मेरे सकते हैं। जूम तो कर सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना ज्यादा। जैसे ये पेज भाई मैं आगे निकल गया और आप खुद ऊपर करके पढ़ लें, ऐसा थोड़ी है। नहीं सर। नो सर। ओके ओके ठीक है। बाकी बुक रखो आप पास में ना, कई बार मैं भी क्या है कि इतनी देर स्क्रीन की तरफ देखा नहीं जाता, तो मैं भी बुक से पढ़ाने लग जाता हूँ फिर। कहाँ से आ गए? मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। मतलब हम लोगों को तो चिंता इस बात की है कि तुम्हारी इस किताब को छपाएं कैसे। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचा खांचार पाखी कैसा लग रहा है। मतलब उनके द्वारा भेजी गई कोई रचना है, उसके बारे में पूछ रहे हैं ये कि वो रचना कैसी लग रही है तुम्हें। ये कोई महिला है, लेखिका है। तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी, जब सब लोग सो जाते थे। इसको मोटिवेट करने के लिए देखो, उसको उसी की तरह की महिला की, मतलब जिस टाइप की लाइफ इसकी है ना, उसी तरह की महिला का उदाहरण दे रहे हैं और उसी की किताबें लाकर उसको दे रहे हैं कि देख, एक वो थी आशा पूर्णा देवी जो कैसे लिखा करती थी। सारे कामकाज घर के कामकाज निपटा कर ना चोरी चोरी लिखती थी, छिप छिप कर लिखती थी, जब सारे लोग सो जाया करते थे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऐसा करते हैं और एक दिन अपने एग्जाम में टॉप भी करते हैं। मतलब वो साथ वालों को पता भी नहीं चल रहे थे। साथ वाले जब सो जाते ना, तब तो उनका पढ़ना स्टार्ट होता है। हॉस्टलों में मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं, जब साथ वाले सो जाते हैं तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जब वो पढ़ते रहते हैं तब वो सो जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। ऐसे धोखेबाज मित्र भी होते हैं कई बार। तो
हाँ, तो उन्हें बताया होगा कि कैसे वो लिखती थी। जब सब लोग सो जाते थे, उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली निकली थी। मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कान्य उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। मतलब हम उसकी जरा सी भी होड़ नहीं कर सकते हैं। कान्य उंगली बराबर होड़ करना मतलब बिल्कुल भी होड़ नहीं कर सकते हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, तू भी वैसी ही लिखता हो सकती है जैसे आशापूर्णा देवी थी। ये बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा है, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू, और चिट्ठी समाप्त हो गई। मतलब इसकी रचना के 2 खंड पूरे हो गए। मतलब इसने बहुत कुछ तो लिख दिया और आगे रेगुलर लिख रही है, अपनी लाइफ के बारे में बता रही है। उसके बारे में पूछ रहे हैं कि तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा है, कितना लिख दिया। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात भी नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु थे, रमेश बाबू। अंडरलाइन कर लो, रमेश बाबू कौन थे? दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु थे, रमेश बाबू। रमेश बाबू कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। इनका ही भाई बंधु था, रिश्तेदार था, दोस्त था। ठीक है, बंधु वैसे रिश्तेदार हो सकता है, बंधु बोलते भाई को भी है, और दोस्त को भी हो सकता है, सखा हो जाए, बंधु सखा। मैं जो जो लिखती वह तब तातुस उन्हें फोन पर सुनाते। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी। मैंने पूछा, ये एनी फ्रैंक कौन है? तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया। कि एनी फ्रैंक कौन है। हाँ बेटा। सर फोन में स्क्रीन ऊपर करो। तातुस ने तब मुझे बताया कि ये एनी फ्रैंक कौन है, और बताया, और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए कि ये देख, एनी फ्रैंक की डायरी के कुछ अंश इस पत्रिका में छपा हुआ है, इसको पढ़। पढ़ा क्या? उसने खुद ने पढ़कर सुना दिया। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। माया मतलब वही एक तरह से रहम, दया आई इसके ऊपर, यार इसका जीवन भी तेरी तरह संघर्ष में जीवन बीता है। एनी फ्रैंक की डायरी अब तक की दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी है, एनी फ्रैंक की डायरी। अब 12th क्लास में हमारे सिलेबस में है इसकी डायरी के कुछ अंश। 12-13 दिन की डायरी का अंश लिखा हुआ है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। एनी फ्रैंक दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरियों में से एक डायरी है, एनी फ्रैंक की डायरी। एक छोटी सी लड़की थी 12-13 साल की, उसने लिखी है। 12-13 साल की लड़की, देखो आप, आपसे छोटी छोटी लड़की थी। जर्मनी के तानाशाह, कौन से जर्मनी के तानाशाह? हिटलर। हिटलर। अरे हिटलर नहीं था क्या? फेमस तानाशाह है वो तो। आजकल सब लोग एक दूसरे जो भी तानाशाही करता है उसको बोल देते, हिटलर बोल देते, यार ये तो हिटलर है, जो अपनी चलाने की कोशिश करता है, ज्यादा तानाशाही करता है, उसको हिटलर बोल देते हैं। तो उसने वहां पे लोगों पे, यहूदी लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। और ये जो एन फ्रैंक थी, ये यहूदी ही थी, इसलिए इन लोगों को वहां पे ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था। ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को कितना ज्यादा छिप छिप के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। और ये जो डायरी लिखी है ना, ये छिप छिपा के लिखी थी। पता नहीं कितने कितने दिन तक इनको अंडरग्राउंड रहना पड़ता था, बाहर का सूरज देखने का नसीब नहीं होता था, छिप कर रहते थे। कि अगर जरा जरा बाहर निकल गए और उसके सैनिकों को पता चल गया, तुरंत मार देंगे। बताओ, लोगों ने ऐसा सा जीवन यापन भी किया है, और लोगों ने ऐसे ऐसे अत्याचार भी किए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, मतलब जो राजा महाराज हुए हैं, शासक वर्ग हुआ है, ऐसे शासक वर्ग भी हुए हैं जो लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार किया करते थे। तो उसी अत्याचारों में पली बड़ी थी एन फ्रैंक। तो उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुना रहे कि देख, एक वो भी थी, तू भी ऐसी हो सकती है। रमेश बाबू ने भी कहा कि तेरी डायरी उसकी तरह हो सकती है, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। क्योंकि ये भी तो क्या पढ़ रही है, डायरी तो लिख रही है ये। और डायरी में क्या होता है, आत्मकथा की सी बातें होती है उसमें, जबकि आत्मकथा होती अलग है, आत्मकथा अलग होती है।
आत्मकथा में एक तरह से क्रमबद्ध वर्णन होता है। डायरी में तो हम जैसे जैसे कैसे भी लिख देते हैं। मैंने भी आपको कई बार कहा बेटा डायरी लिखा करो ताकि आपकी लेखन शैली सुधर सके। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी, मेरी उम्र की थी शर्मिला दी। और कौन थी? जेठी की बंधु थी। जेठी जो कोलकाता में रहते थे ना, उनकी रिश्तेदार में थी कोई शर्मिला। वो कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता है कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली है। मैंने उन्हें तब तक देखा ही नहीं था। किसको? शर्मिला को। शर्मिला कौन थी? जेठू की बंधु थी, रिश्तेदार थी कोई। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, ये करूं, वह करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? ऐसी बातें ये चिट्ठियों में किया करते थे शर्मिला दी के साथ में। एक दिन घर में अलमारी की चीजें पोंछते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा थे। एक तरफ तो फोटो में जेठू, मतलब बीच में तो जेठू थे और उनकी एक तरफ शर्मिला खड़ी थी और एक तरफ अर्जुन दा। अर्जुन दा कौन? तातुस के छोटे बेटे। एक और तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और एक तरफ सुखदीप दा बैठे थे जो अर्जुन दा के दोस्त थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था। मिली कभी भी नहीं थी उनके साथ। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती कि इनमें तो तेरा जवाब लिखना। शर्मिला दी लेखिका थी, अंडरलाइन करें, शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। आए दिन छपती रहती थी पत्रिकाओं में उनकी कहानियां। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। ये भी अंडरलाइन कर लो, आनंद। जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। वो भी मेरा उत्साहवर्धन किया करते थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा। मतलब वो मेरे जेठू के घर में आया करते थे वहां कोलकाता। ताऊ जी के घर में, वहां कोलकाता वाले ताऊ जी के घर में आया करते थे। सगे ताऊ जी थोड़ी थे ये तातुस के बंधु भाई बंधु है। तो उनके घर में आया करता था ये आनंद। उनका दोस्त था, ये भी भाई बंधु, उनका रिश्तेदार था। तो उनके घर में जो मेरी रचना तातुस ने भेज रखी थी वो फोटो कॉपी करा के कोलकाता वाले के पास भेज दी थी। तो वहां पे पड़ी हुई थी तो उसने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और उसे लिखता है, फिर चिट्ठी लिखता है। आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव ही नहीं है। ये बोल रहा है कि आपकी रचना मैंने पढ़ी, बहुत शानदार लगी, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा संभव नहीं हो सकता कि वो अपने जीवन की बातों को इतने इजी अंदाज में, इतने सरल स्वभाव में, इतने सहज अंदाज में वो लिख सके। ये शायद बहुत से लोगों की तो बस की बात नहीं हो सकती। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद मत करना। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी
कभी बंद मत करना, रेगुलर ये अभ्यास करते रहना। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सके। अगर तू लगातार अभ्यास करती रही, कोशिश करती रही, तो ये संभव है कि तू जरूर एक ना एक दिन कुछ स्पेशल देकर जाएगी। जैसे एनी फ्रैंक की डायरी, उसे थोड़ी पता था कि एक दिन मेरी डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरी में से पढ़ी जाने वाली डायरी मानी जाएगी। नहीं ना, उसे नहीं पता था। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। अब ये उसे टॉपिक दे रहा है कि तुम नारी अत्याचारों के बारे में लिखा कर, असुविधाओं, नारियों कैसी कैसी असुविधाएं होती हैं, उनकी दुर्दशा कैसे कैसे दुर्दशा हो रही है उनके साथ, उनको कैसे कैसे आर्थिक कष्टों के बारे में, आर्थिक कष्टों को झेलना पड़ रहा है, उनके बारे में तू थोड़ा सोचा कर और लिखने की कोशिश किया करना। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था, वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो, ऐसी बात नहीं थी। लेख तो अच्छा लगा, लेकिन वो पूरा का पूरा मेरे समझ में आ गया हो, ये मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं आया समझ में। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के द्वारा, इतने सारे लोगों ने लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी। डाउट तो रहता है ना, हमें चाहे कोई कितना मोटिवेट करे, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट तो, शंका तो आए यार, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। इसी दिन अचानक एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। इसका बाप आ गया, बेबी का बाप आ गया साथ उसके घर में इससे मिलने के लिए। सवेरे सवेरे आ पहुंचे। मैं उस समय किचन में थी, खाना वाना बना रही, तैयारी कर रही थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफी देर बाद में बाहर निकली। क्या